इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस पर जो है फेराडे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन, है ना, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस वगैरह की बात होगी। तो बार बार हम लोग सुनते हैं रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। तो ये आखिर रेसिस्टेंस है क्या भला? बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझिए। तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो बाधक होता है वही रेसिस्टेंस है। यूनिट क्या होती है? ओम, जिसे हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अब जैसे रेसिस्टेंस है उसी तरह से कंडक्टेंस है, जो कि कंडक्टिविटी भी कहलाता है। इसे हम डिनोट करते हैं जी से। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने का काम जो प्रॉपर्टी करती है वो रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा कंडक्टेंस है, यानी कि उसके फ्लो को बिल्कुल पास करती है ना, उसे कहेंगे कंडक्टेंस। तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो अभी हमने क्या बताया, जी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी कि जी इक्वल टू 1/R। यूनिट क्या हो जाएगी? 1/R। तो नीचे ओम है, तो ओम इनवर्स। ओम साइंटिस्ट का नाम है, तो इसे हम सिंबल में ऐसे ओम इनवर्स लिखते हैं। अच्छा, इसका एक और यूनिट है ओ एच एम। उसका इनवर्स क्या हुआ? कंडक्टेंस का यूनिट। तो ओ एच एम का इनवर्स महो भी हो जाता है, महो। या फिर एसआई यूनिट में इसका होता है सीमेन। ओम इनवर्स कहिए, या महो कहिए, या सीमेन कहिए। अब है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एक तो हो गया रेसिस्टेंस, अब एक होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसे रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, वो जो कंडक्टर है उसका लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन पे। एल क्या हो गया? उस कंडक्टर का लेंथ, और ए हो गया उसका क्रॉस सेक्शन। तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें पता है एक कांस्टेंट देना होता है। तो ये कांस्टेंट हमने रो दे दिया। तो आर इक्वल टू क्या आ गया? रो एल अपॉन ए। अब इसी रो को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। दिस रो, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड रो। इस रो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या इसे रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो अब यहां पर रो को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, रो इक्वल टू क्या हो गया? रो इक्वल टू हुआ आर इंटू ए अपॉन एल। इफ एल इज 1 सेंटीमीटर, ए इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहिए या रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और
resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। कि रेसिस्टेंट के आधार पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या रेसिस्टिविटी होती है, तो उसी तरह से कंडक्टेंस के आधार पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, या फिर जैसा हमने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन किया था उसी तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ solution of unit length and unit area of cross section। अब इसका मतलब क्या हो गया, कॉलम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग को सॉल्यूशन में करना होता है। सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उस समय करना होता है। तो ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में हमने एक हिस्सा ले लिया, छोटा हिस्सा। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है और ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है। तो इसमें जो कंडक्टेंस होगी उसी को कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल के। लिखते तो हैं स्मॉल के, बोलते क्या है, कप्पा। कप्पा, तो कप्पा जो है एक ग्रीक सिंबल है। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन रो। अच्छा, और रो क्या था, आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो क्या हो गया, आर इंटू ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, यानी कि हो गया ये 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब देखिए यूनिट कैसे निकाला जाता है, 1/r एल अपॉन ए, ये हो गया ओम नीचे, ये हो गया लेंथ है तो सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम सीमेन भी कहते हैं, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r क्या होता है, जी होता है। देखिए 1/r क्या होता है, जी होता है, कंडक्टेंस। और एल अपॉन ए इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट, और इसे इंडिकेट करते हैं जी स्टार से। यानी कि कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब बारी बारी से कई कंडक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है मोलर कंडक्टिविटी और
एक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, और इसका रिलेशन लैम्डा एम इक्वल टू होता है कपा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। के क्या है? कप्पा है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। एम क्या है? मोलरिटी है। तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया? वो सॉल्यूशन जिसमें एक ही मोल हो। अब एक दूसरी कंडक्टिविटी होती है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब हुआ, लैम्डा लिखिए और EQ लिख दीजिए। तो फॉर्मूला जानना इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहां मोलरिटी है तो यहां पर होगा नॉर्मेलिटी। अब जैसे कि सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें नॉर्मेलिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम मोलरिटी निकालेंगे और उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो यहां भी उसी तरह का मैं कुछ बताने वाला हूं जिससे कि चीजें और भी आसान हो जाए। तो अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि equivalent conductance is the conductivity of the solution containing 1 gram equivalent। चलिए अब यहां पर हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब ध्यान दीजिए, वी नो नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट k इंटू 1000 अपॉन m इंटू n फैक्टर। अब ये वैल्यू क्या होती है? लैम्डा m अपॉन n फैक्टर। तो हमारे पास रिलेशन आ गया लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्डा m अपॉन n फैक्टर। तो यहां भी हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट निकालने के लिए लैम्डा m निकालेंगे और उसे n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसकी यूनिट देखिए, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? लैम्डा m की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा इक्विवेलेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। या फिर हम लोग लिखते हैं SI यूनिट में, सीमेंस लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फिर इसको लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो इस फॉर्मूले में के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेन पर सेंटीमीटर। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर से एक बार जो है हम लोग यहां पर आ जाते हैं। ये कहता है कि कंडक्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझिए, लेंथ क्या हो गया, सेंटीमीटर, यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। इसका मतलब हुआ यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कहेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है पार्टिकल के ऊपर। अब जैसे मेटल में कंडक्टिविटी होती है तो उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्रीली जब मूव करते हैं तो उसका कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी होती है ना। तो मान लिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। अब इसमें हमने 4 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मिला दिया, तो अब ये बन गया 5 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। और मान लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस के 5 मोल थे। कितने मोल थे, 5 मोल थे, है ना। यहां पर मान लिया कि 5 मोल्स आयंस थे। अब हमने इसमें पानी मिला दिया तो आयन की संख्या जो है वो तो बढ़ने वाली नहीं है, वो तो जो की त्यों रहेगी। अगर मान लिया कि हमने एक गिलास शरबत बनाई और उसमें 4 गिलास और पानी हमने डाल दिया तो पानी का वॉल्यूम बढ़ा, शक्कर जो है या चीनी जो है वो तो ज्यों की त्यों है ना, यानी कि वो कम मीठी होती चली जाएगी। तो अब इसे हम 5 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5। ब्लॉक जो है 1 सेंटीमीटर को ये डिनोट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी हमने मिला दिया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल तो सेम है। तो चलिए ये 5 मान लिए मोल है, तो एक मोल यहां, दूसरा मोल यहां, तीसरा मोल यहां, चौथा मोल यहां, पांचवा मोल यहां। लेकिन हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पता करना है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही निकालेंगे। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जब हम कंडक्टिविटी निकाल रहे थे तो यहां पर आयंस 5 मोल थे, लेकिन अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में केवल 1 मोल ही रह गया। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल की संख्या यूनिट वॉल्यूम में कम हो गई तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं, डिक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन। और इसका कारण क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम लोग लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, इसका किससे लेना देना है, 1 मोल से लेना देना है। 1 मोल आयन की कंडक्टिविटी क्या होती है, उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उसी तरह से कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हर हालत में हमें तो केवल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल से लेना देना है, यानी कि 1 मोल पार्टिकल से लेना देना है। और यहां भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल ही होते हैं, तो इससे लेना है। ये तो अब वॉल्यूम कुछ भी हो, लेकिन हमें केवल इसे लेकर चलना है। तो मान लिया हमारे पास ये सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल है। अब इसमें हमने 4 टाइम्स वाटर डाल दिया, तो वॉल्यूम इतना बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 मोल ही है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हैं। और सेम चीज यहां भी। तो अब जरा देखिए कि अगर सड़क पे गाड़ी की संख्या कम रहती है, या फिर आप मान लें कि सड़क ज्यादा चौड़ी होती है, तो बहुत ज्यादा भीड़ का भी पता नहीं चलता है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम के ज्यादा हो जाने से इतने आयंस जो हैं, इतने पार्टिकल्स जो हैं, वो अब थोड़ा सा फ्री हो गए, ज्यादा फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हर पार्टिकल दूर दूर पे चले जाएंगे। तो यहां पर इन दोनों केस में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोथ इंक्रीज। अब क्यों? आंसर देखिए क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब डाइल्यूशन की जाती है तो उनका डिसोसिएशन बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% डिसोसिएट करते हैं, पूरे के पूरे डिसोसिएट कर जाते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% डिसोसिएटेड नहीं होते हैं, लेकिन अपॉन डाइल्यूशन उनकी डिसोसिएशन बढ़ जाती है। और ऑस्टवाल्ड के रूल के हिसाब से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये माना जाता है कि 100% डिसोसिएशन होगी। तो जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। और दूसरा, डिक्रीज इन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जब आयंस नजदीक नजदीक होते हैं तो उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जब दूर दूर पे चले जाएंगे तो उनका अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, उनकी मूवमेंट बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली याद रखिए, अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी केवल घटती है, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे वेरी करेगा ये, ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस का भी कोई फर्क होता है क्या, वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने तो देख लिया कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन बढ़ती है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई वेरिएशन भी है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए, अगर मान लिया हमने NaCl लिया, सॉल्ट, सॉल्ट जितने भी होते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl 100% सोडियम और 100% Cl माइनस में टूट जाएगा।
यहां पर क्या होता है, 100% डिसोसिएशन, यानी अल्फा, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, वो क्या हो जाता है, 1। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है 100% नहीं टूटते हैं। जैसे कि मैंने लिया एसिटिक एसिड, तो ये CH3COO माइनस में और H प्लस में टूटता है, लेकिन 100% नहीं टूटता है। तो इसे दिखाने के लिए हम लोग एक्विलिब्रियम साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी अगर इस तरह से साइन हो तो समझ जाइए कि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, मच लेस देन 100% डिसोसिएशन, यानी कि इसकी अल्फा जो होती है लेस देन 1 होती है। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया कि डाइल्यूशन रूल के हिसाब से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% होती है। बट अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिसोसिएशन 100% माना गया है ना। यानी कि यहां पर डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेगा। कब, जब हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को। लेकिन इसमें हम डाइल्यूट अगर करें तो ये तो पहले से 100% डिसोसिएटेड, तो इसको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से इनके बीच का इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज completely in aqueous solution on dilution interionic attraction decreases, hence molar conductivity increases slightly या slightly बढ़ती है। weak electrolytes are slightly ionized on dilution, degree of dissociation of weak electrolyte increases, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है बढ़ जाएगी, एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली। देखिए, डाइल्यूशन पर दो तरह के क्वेश्चन आ गए। एक तो क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वेराइटी ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब दूसरा डाइल्यूशन का क्वेश्चन आता है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों लें और उसकी डाइल्यूशन हम करें तो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क आता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं पूरी तरह से डिसोसिएटेड हो जाते हैं, तो केवल डाइल्यूशन में से क्या होता है कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से लैम्डा एम थोड़ी सी बढ़ जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि मान लिया कि पहले 20% जो है डिसोसिएशन हो रहा था, अब जैसे ही हमने डाइल्यूट करना शुरू किया, अब 20 से सीधे 70%, 80%, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स शार्पली बढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी भी शार्पली बढ़ जाएगी। अब यहां पर आपको क्वेश्चन ये भी दे दिया जाता है कि शो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इधर हमने लिया मोलर कंडक्टिविटी और ये है अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ आए, ये पूरी तरह से यहां पर सटाना नहीं है, हाँ डॉट डॉट किया जा सकता है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का
ऐसे आएगा, जैसे एसिटिक एसिड। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।